नमस्कार साथियों। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। विजडम वाइब्रेशन के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरियल डिस्कशन में 1 और 2 जनवरी दोनों के आर्टिकल्स डिस्कस एक साथ कर लेंगे ताकि पीछे का बैकलॉग क्लियर हो जाए और उसके बाद रेगुलर आपको इसमें आर्टिकल मिल जाएंगे। ये आर्टिकल्स 1 और 2 जनवरी को निकल के आ रहे हैं। ये यूपीएससी और आरएएस के जिन पेपरों से मैच कर रहे हैं उसको आपको टेबल बना के मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ। पहला हमारा आर्टिकल है भारत एक अंतरिक्ष शक्ति, या इसको इंग्लिश में जो इस आर्टिकल का नाम आया था वो आया था इंडिया स्पेस प्रोग्राम ए पीपल्स स्पेस जर्नी। ये आर्टिकल एस सोमनाथ जो हमारे फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे उनके द्वारा लिखा गया है। इसको आप साइंस एंड टेक के साथ में अटैच कर सकते हो। ठीक है, ये साइंस टेक आरएएस में पेपर 2 में है, यूपीएससी में पेपर 3 में है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं विक्रम साराभाई की एक दृष्टि से, विजन से, जिसमें बोला जाता है कि स्पेस जो है एक डेमोक्रेटिक यूटिलिटी है। डेमोक्रेटिक यूटिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब कि सबके काम की चीज है, सभी लोगों के काम की चीज है। ठीक है, और विक्रम साराभाई कहते थे कि टेक्नोलॉजी का उपयोग देश से गरीबी को बाहर निकालने में करना चाहिए, जबकि पुराने समय में ये माना जाता था कि ये जो जो स्पेस है ये अमीरों का शौक है। अब हम चंद्रयान की जो गाथा है उसको देख लेते हैं, चंद्रयान के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रयान जो चंद्रमा के ऊपर हमारा जो मिशन भेजा गया उसको चंद्रयान बोलते हैं। चंद्रयान 2008 में सबसे पहले नंबर 1 चंद्रयान भेजा गया था। ये एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। इसने चंद्रमा पर पानी के अणु यानी वाटर की खोज की थी, जो हमारी देन थी। ठीक है, हमने डिस्कवरी की थी, ग्लोबल डिस्कवरी थी कि हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑर्बिटर पर खोजा था, वहां पे चंद्रमा पे खोजा था। उसके बाद में चंद्रयान 2 2019 में हमने भेजा। ये इसमें ऑर्बिटर सफल हुआ। इसमें एक लैंडर भी था जिसका नाम था विक्रम, लेकिन ये क्रैश हो गया था। इसने क्या किया था, चंद्रयान 2 ने इसने चंद्रमा की मैपिंग की थी, बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ उसने मैपिंग की थी ताकि फ्यूचर के लिए, फ्यूचर लैंडिंग्स के लिए ग्राउंड वर्क हो सके। उसके बाद में हमारा चंद्रयान 3 आया जो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ। और मतलब 23 अगस्त 2023 को 23 की डेट पे दक्षिणी ध्रुव पर, जो चंद्रमा का जो साउथ पोल है, वहां पर हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। यानी जो दक्षिणी ध्रुव था चंद्रमा का, वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला इंडिया उसका पहला देश बना था। ठीक है, इसमें दो चीजें थी, एक तो विक्रम लैंडर, ये पहले वाला ही विक्रम था, और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। अब देखो सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या अंतर होता है ये मैंने यहाँ पे अलग से टेबल में बता दिया है। सॉफ्ट लैंडिंग धीरे धीरे होती है और हार्ड लैंडिंग एक से एकदम से होती है जिसमें क्रैश हो जाता है। अब हम कुछ प्रमुख जो अंतरिक्ष की उपलब्धियां हैं भारत के लिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा पीएसएलवी बहुत ही सफल रॉकेट रहा है और इससे हमने 400 से ज्यादा जो विदेशी सैटेलाइट है उनका लॉन्च कर दिया है। इसका कारण क्या है? हम सस्ते कर देते हैं, विश्वसनीय है हमारा, और सफल प्रयोग हमने किया है। एक हमने मंगलयान मिशन भेजा था 2014 में, एमओएम, मोम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, मंगलयान मिशन जो था ये आप देखोगे, इससे पहले हमने पहले प्रयास में सफल हो गए थे और बहुत ही कम लागत, यानी सिर्फ 450 करोड़ रुपए में हमने भेज दिया था, जो कि हॉलीवुड की जो ग्रेविटी फिल्म थी जिसका 650 करोड़ था बजट, उससे भी कम बजट में हमने मंगलयान पर मिशन सफल कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। और इससे पहले केवल सिर्फ यूएस, रशिया और यूरोप के ही कई प्रयास, इन सबको कई प्रयास लगे थे मंगलयान पर जाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और साइंटिफिक मिशन है, वो कौन कौन से हम देख लेते हैं जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात होती है। एक तो आदित्य वन, L1, ये 2023 का मिशन है। इसमें आदित्य वन में क्या हुआ, ये जो सन जो है उसकी जो कोरोना होता है बाहर का, और स्पेस का जो वेदर है वहां का, जहाँ पे सोलर विंड वगैरह आती है, उसका अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा गया था। इस मिशन में ना देखिए, ये लैंग्राज पॉइंट 1 पर स्थित है। ये देखो आपको डायग्राम से दिखाया गया, लैंग्राज L1 पॉइंट दिखाया गया ना मैंने। ठीक है, अब ये लैंग्राज पॉइंट क्या होते हैं? देखिए, ऐसे लगभग टोटल 5 बिंदु है, L1, L2, L3, L4, L5 उनका नाम दिया गया है। ये ऐसे बिंदु होते हैं
जो कि जो बड़े पिंड होते हैं उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण को जो खिंचाव होता है ना, उसके बीच में संतुलित हो जाता है उस जगह पर, और वस्तु वहां पे स्थिर रहती है। ये यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम इसमें बॉक्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट अलग से बता दिया है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। इसके बाद में देखिए अगले मिशन हम देखते हैं। इसमें एक मिशन है एक्सपोसेट। देखिए ये ब्लैक होल्स का अध्ययन करता है वहां पे, ठीक है, और जो एक्स रेज है ब्लैक होल से आने वाले उनका विश्लेषण करता है। उसके बाद में एक अलग मिशन है स्पेस डेक्स, स्पाडेक्स। स्पाडेक्स मिशन किस लिए है? देखिए ये इन ऑर्बिट डॉकिंग, इन ऑर्बिट डॉकिंग के लिए सफल परीक्षण है। इन ऑर्बिट डॉकिंग क्या होता है? जैसे जैसे ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप इसको ये देखो, जैसे ये कोई उपकरण जो अंतरिक्ष, ये हमारे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो भारत बनाने जा रहा है 2040 के अंदर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे, मतलब 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात हो रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये देखिए ये जो उपकरण है वो जाके अंतरिक्ष में जाके पर्टिकुलर यान से जाके चिपक जाता है, या उसके जाके हिस्सों को हम अंतरिक्ष में जोड़ सकते हैं। जैसे एक ही गति से चलने वाले दो हिस्से आपस में चलते हुए जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं इन डॉकिंग, इन ऑर्बिट डॉकिंग, यानी ऑर्बिट में डॉक हो जाना यानी जुड़ जाना। देखिए जैसे ये इसके दो हिस्से आपस में जुड़ गए, दिखा रहे हैं ना अंतरिक्ष में ऐसे। तो इसमें आगे लिखा भी है कि अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ने के लिए आवश्यक है इन ऑर्बिट डॉकिंग। अब हम आगे के रोड मैप की बात कर लेते हैं। 2047 का जो विजन है और आम आदमी के लिए अंतरिक्ष में क्या संभावना है, इसको अब देखिए इसमें फ्यूचर गोल्स क्या है? देखो एक तो गगनयान मिशन 2027 में, इसमें भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है ये, और इनमें जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे भारत के, उनको एक नाम भी दिया गया जिसका नाम है व्योमनॉट्स। क्या नाम है? व्योमनॉट्स, आप याद रखना इसको। उसके बाद में BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये कब 2035 में बनेगा, भारत का लक्ष्य है। 2024 में भारत चाहता है कि चांद पर हम अपना व्यक्ति भेज दें। इससे पहले अपोलो मिशन वगैरह में US वगैरह के लोग ही गए हुए हैं। चंद्रयान 4 और 5 और शुक्रयान की भी बात हो रही है, ठीक है। अब आम आदमी के जीवन में अंतरिक्ष का क्या फायदा है? ये तो हम देखो आप सभी जानते हैं। अभी आपदा की चेतावनी दे सकता है, मछुआरों की मदद के लिए जरूरी है, कृषि के लिए, रेलवे के लिए। ये सब मैंने आपको पॉइंट्स लिख के दे दिए जो आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें स्पेस इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। स्पेस इकोनॉमी, देखो स्पेस इकोनॉमी बहुत उभर के आई है इन दिनों में, पिछले कुछ टाइम के अंदर। दो जगह स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस जैसे 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं वो आए हैं। मैं कहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिले तो आप इन्वेस्टमेंट भी, अगर शेयर मार्केट में ऐसी कोई कंपनियां लिस्ट होती है तो आप उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फ्यूचर के में काफी ग्रोथ है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो हमने देखते हैं जैसे बाकी चीजें। बजट में कितनी वृद्धि हुई है? 2013-14 में 5,615 करोड़ था, और जो कि अब 13,000 करोड़ के लगभग हो गया, यानी लगभग 3 गुना के आसपास हो गया है। और देखिए 8 बिलियन डॉलर से 2040 में 44 बिलियन डॉलर होने की इसकी उम्मीद है। इसकी जो अर्थव्यवस्था है, स्पेस इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर। अब इसमें मुख्य परीक्षा के ऊपर हमने कोई एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर इस प्रकार से आंसर राइटिंग हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के ऊपर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। देखिए गिग क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। गिग 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 का मतलब होता है कोई एक छोटा टास्क, ठीक है। छोटे टास्क को हम बोलते हैं गिग, या प्रोजेक्ट या छोटा टास्क। गिग इकोनॉमी, अब गिग इकोनॉमी की क्या परिभाषा होगी? तो गिग इकोनॉमी की परिभाषा ऐसी होगी कि एक ऐसा मार्केट बन जाता है जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं या फ्रीलांसिंग वर्क दिया जाता है, तो आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलती है, उसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो गिग गिग और गिग इकोनॉमी आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसकी परिभाषा आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो कंटेक्स्ट क्या है इसका। कंटेक्स्ट ये है कि 31 दिसंबर को
न्यू ईयर की जो शाम थी उस दिन एक बहुत ही स्ट्राइक की गई, हड़ताल की गई। किसके द्वारा हड़ताल की गई? इन गिग वर्कर्स के द्वारा हड़ताल की गई। किसके अगेंस्ट? जो अपने इनके एग्रीगेटर्स थे, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट आदि के खिलाफ। 1 लाख से ज्यादा लोग इन्होंने गिग वर्कर्स ने अपना काम रोक दिया उस दिन। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अभी मैंने आपको एक बात बताता हूँ। इससे पहले 2024 के अंदर भी, 2024 में भी दिसंबर में 25 दिसंबर को एक स्ट्राइक हुई थी। ठीक है। उस स्ट्राइक के अंदर भी लोगों ने इसी प्रकार की स्ट्राइक की थी, लेकिन उसमें लगभग 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार ये नंबर ज्यादा है, लगभग 1 लाख के आसपास गिग वर्कर्स ने इसमें स्ट्राइक की है। अच्छा, अब इन्होंने न्यू ईयर का दिन ही क्यों चूज किया स्ट्राइक के लिए? देखिए, ये अपने आप में, क्योंकि न्यू ईयर का जो दिन है ये पीक बिजनेस डे होता है। यानी यहाँ पर ये स्ट्राइक करके बताना चाहते हैं, एक आर्थिक मैसेज भेजना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स को कि भैया अगर आप नहीं करोगे तो हम इस तरह काम रोक देंगे, आपको हमारी डिमांड सुननी पड़ेगी। इसलिए ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको कुछ की कॉन्सेप्ट बताए हैं, की कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा इसके लिए। ठीक है। चलो, एक की कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि इनकी डिमांडें क्या थी, भी हड़ताल कर क्यों रहे थे ये। ठीक है। तो इनकी डिमांडें थी कि जो हमारा वेतन है भैया उसको सही करो, उचित वेतन दो। जो भुगतान की प्रणाली है उसको सही से बताओ, अभी कितना भी डिडक्शन होता है, इंसेंटिव कितना मिलता है। और एक जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है 10 मिनट डिलीवरी वाला। भी 10 मिनट डिलीवरी है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दो। इसको इन्होंने एक क्रूल मॉडल बोला है। क्यों बोला है? ये बोलते हैं कि भाई इससे जो हमारी बहुत इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, हमारा रिस्क, लाइफ के ऊपर जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब इनके ऊपर अपने आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण अवधारणाएं निकल के आती है इस टॉपिक के अंदर। देखो, सबसे पहले तो गिग इकोनॉमी तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्थायी नौकरी नहीं होती, इसके बाद बजाय छोटे छोटे काम या प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम होते हैं। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल उबर ड्राइवर, जोमेटो डिलीवरी बॉय, इनको अपने गिग इकोनॉमी में काउंट कर सकते हैं। अब या कोई फ्रीलांसर काम कर रहा है वो भी गिग इकोनॉमी में काम होता है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। ये क्या है? प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसमें देखो, जो आजकल जो पूंजीपति है ना, उसके पास ना तो कोई फैक्ट्री है, ना उसका कोई कारखाना है, ना कोई जगह है। उसकी उसने बस एक एप्लीकेशन बना दी, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से ही उपभोक्ता और जो उसको सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि गिग वर्कर है, उन आपस में दोनों को ऐड कर देता है और बीच में वो अपना कमीशन कमाता है। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लो। ठीक है। एक है एल्गोरिदम मैनेजमेंट। क्या है? यानी कोई, ये क्या है देखिए, जैसे कि वो बोलते हैं 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करके आओ, नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको ब्लॉक, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी, या आपके ऊपर, इसको बोलते हैं फ्रिंज्ड रन बोलते हैं। फ्रिंज्ड रन, फ्रिंज्ड रन क्या होता है? देखो, मैं पागलों वाली दौड़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रिंज्ड, फ्रेंजाइड, फ्रेंजाइड है, फ्रेंजाइड रन, फ्रेंजाइड रन। यानी 10 मिनट के अंदर आप भाग के डिलीवरी करके आओ, इसको बोलते हैं पागलों वाली दौड़ या फ्रेंजाइड रन। ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर आप इतनी देर में दे के नहीं आओगे तो हम आपकी आईडी को ब्लॉक कर देंगे, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है। या आपकी जॉब जा सकती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो इसमें क्या है, एक एल्गोरिदम सेट किया हुआ है, कोई इसका ह्यूमन कोई बॉस नहीं है। एल्गोरिदम काम करता है, सॉफ्टवेयर है, देरी होने में पेनल्टी देता है, रेटिंग कम कर देता है, आईडी ब्लॉक कर देता है। फ्रेंचाइज रन ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पागलों वाली दौड़ भी इसको कहते हैं। यानी एल्गोरिदम से ही सब कुछ होता है, कोई ह्यूमन नहीं है वहाँ पे। ठीक है। और कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं इसमें? एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोलते हैं डिजिटल पेनोप्टिकॉन। डिजिटल पेनोप्टिकॉन ये क्या है कि, यानी आप अब कहीं पर भी है ना, तो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी सर्विलेंस हो रहा है, आपकी निगरानी हो रही है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल पेनोप्टिकॉन। यानी आपकी प्राइवेसी नहीं है, आपको, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा हर टाइम आपकी निगरानी की जा रही है। एक है, एक अलग शब्द आया है इसके अंदर, प्रीकेरिएट। प्रीकेरिएट
क्या शब्द है, प्रीकैरियट। देखो इसके ऊपर टिक लग गया, कोई बात नहीं। ये देखिए प्रीकैरियट। प्रीकैरियट क्या है? प्रीकैरियट एक ऐसे वर्ग के रूप में उभरा है, वर्ग है एक वर्ग, वर्ग जिसका जीवन हमेशा अनिश्चित है और अस्थिरता उसमें बनी रहती है। यानी गिग वर्कर हो गया, उनके जीवन में अनिश्चितता है, अस्थिरता है ना, उनको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है उनके जीवन में। तो ऐसी क्लास जिसकी जो हमेशा अनस्टेबल रहती है उसको बोलते हैं प्रीकैरियट। ठीक है, ये कुछ एक अच्छे वर्ड्स हैं जो इस आर्टिकल के अंदर आए हैं, जो कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या कोई बात हो सकती है इनके ऊपर। अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा आपके क्वेश्चन के अंदर, आंसर के अंदर। ठीक है, तो अब आगे वाली बातें करते हैं, इसमें अब क्या किया जा सकता है। तो देखिए अब आपने, अब इससे देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इस जो हमने बात की एल्गोरिदम कंट्रोल और जो भी हमने ये प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म, डिजिटल पैनोप्टिकॉन, प्रिकेरियट, इन शब्दों से इनसे क्या फ़र्क पड़ता है कि वर्कर की लाइफ में। देखिए एक तो इम्पैक्ट पड़ता है कि वर्कर जो है वो हाई स्ट्रेस में रहता है हमेशा, वो उसको हमेशा डर रहता है कि मेरे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर उसके सेफ्टी इशू रहते हैं, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। फिर वो फिज़िकल रूप से भी एग्जॉस्ट हो जाता है, वो भाग भाग के कभी यहाँ भागता है कभी वहाँ भागता है। फिर उसके जो इनकम है, जो घर पे जो इनकम लेके जाता है अपने हाथ में, वो बहुत कम बचती है उसके पास में, क्योंकि कमीशन तो कौन ले लेता है, प्लेटफॉर्म कमीशन ले लेता है। ठीक है, और एक और इसके अंदर बड़ी एक बात इस आर्टिकल के अंदर बोली जाती है, जिसमें बोला जाता है पार्टनर, पार्टनर ट्रैप। पार्टनर, पार्टनर कैसे? अब आप देखोगे कि जब भी है ना ये जो कंपनी है, ये इनको जो अपने गिग वर्कर है उनको ना ऐसे नहीं बोलेगी कि ये एम्प्लॉय हो आप, वो ऐसे बोलेगी कि आप हमारे डिलीवरी पार्टनर हो। क्या हो? डिलीवरी पार्टनर। एक नाम आपने बार बार सुना होगा, डिलीवरी पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर। तो डिलीवरी पार्टनर कहने का कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है? देखो एक तो वो उनको वो लेबर लॉज को पास कर सकते हैं। ठीक है, उनको किसी मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं मिलती। दूसरा, कोई पीएफ नहीं देना पड़ता, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देना पड़ता, कोई पेड लीव्स नहीं देनी पड़ती। तो इस प्रकार ये जो लेबर के स्टैंडर्ड है इनको पास आउट करने के लिए डिलीवरी पार्टनर बोल के एक ट्रैप में इनको फंसा रखा है। और वर्कर जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होने के साथ साथ में एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को एक आप अच्छे तरीके से इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? देखो एक तो ये जो गिग वर्कर है ना, ये सारे एकजुट नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेसेस पर काम करते हैं, कोई इनके पास फैक्ट्री नहीं है कोई। तो अब इनको एकजुट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन दिनों में अब सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी इसमें चीज़ें चेंज हुई है, लोगों को पब्लिक सपोर्ट मिलने उनको लगा है, लोगों ने पब्लिक पोस्ट करनी जारी इसमें की है। तो अब आगे क्या किया जा सकता है, समाधान क्या किया जा सकता है? देखो समाधान इसका ये है, एक तो जो एल्गोरिदम चलते हैं, इन सरकार को ये जांचना होगा अभी कितने कठोर एल्गोरिदम है, और इंसान जो है उसको रोबोट की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता आपको। ठीक है, एक जो 2020 वाला सोशल सिक्योरिटी जो है बनाया हुआ है, कोड बनाया हुआ है, उसका क्रियान्वयन बहुत धीमा है, इसको थोड़ा तेज करने की आवश्यकता है। राजस्थान का जो मॉडल है, राजस्थान ने भी एक एक्ट पास किया है, गिग वर्कर्स 2000 प्लेटफॉर्म आधारित 2023 गिग वर्कर का जो एक्ट है, उसके लिए एक ये ऐसा एक्ट है जो एक इनके लिए बोर्ड बनाता है, वेलफेयर बोर्ड बनाता है, एकमात्र ऐसा एक्ट है जो वेलफेयर बोर्ड बनाता है। तो अन्य राज्यों में भी ऐसा काम किया जाना चाहिए। और उसके बाद में जो जो बिलिंग है, जो जो उनके लिए वेजेस हैं, वो पता होना चाहिए कि कस्टमर को कितना भुगतान किया, कंपनी ने कितना कमीशन काटा और उनको कितना रुपया मिल रहा है। इस प्रकार से उनको ट्रांसपेरेंट बिलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा आर्टिकल था, इसके ऊपर हमने देखा, इसके सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिया। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन बनाया है, प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म ने सुविधा प्रदान की लेकिन इसने प्री कैरियट नामक एक नए शोषित वर्ग को भी जन्म दिया। भारत में गिग वर्कर्स के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें और आवश्यक नियामक उपायों पर प्रकाश डालें। अब देखो इसको कैसे लिखना है, इसका मैंने एक छोटा वो भी दिया हुआ है। चलो अब नेक्स्ट आर्टिकल पर देखते हैं। जीवन का समान मूल्य, या ऑल लाइफ्स भी, सभी लाइफ समान है जीवन में। देखिए भारत के संविधान के अंदर भी समानता का अधिकार आर्टिकल 1418 में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स में बताया गया है। अब इसमें देखो इस आर्टिकल के अंदर
सोशल जस्टिस और एथिक्स को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले एक मोरल पजल है। क्या पजल है? भी एक एज्यूम करो कि एक कोई सड़क दुर्घटना होती है और उस सड़क दुर्घटना में दो लोग विक्टिम हैं, दो लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है। किस किस की मृत्यु होती है? एक व्यक्ति है जो कि एक बड़ा डॉक्टर है जिसकी सैलरी 5 लाख प्रति माह है, और एक गृहिणी है या छोटा विक्रेता है, दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है। अब बात यह है कि क्या दोनों की जान की कीमत बराबर होगी? भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 जो अपने समानता का अधिकार है, वो तो ये कहता है ना, कानून के समक्ष सब समान है, समानता का अधिकार, तो इसलिए बराबर तो होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान प्रणाली में जो जवाब है इसका वो है नहीं, बराबर नहीं है। जो ए वाला परिवार है उसको तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, जबकि बी वाले परिवार को शायद ही कुछ मिलेगा। ऐसा क्यों है? देखो, इसका कारण देख लेते हैं। इसका कारण ऐसे है, इसका कारण मेन का कारण इसका है कि जो जो अपना कानूनी ढांचा है ना, उसमें क्या समस्या है। क्या समस्या है? देखो, एक ये जो कानून लागू है, ये सबसे पहले मोटर व्हीकल एक्ट 1988, इसकी धारा 168, ये मुआवजे के लिए उचित, ये कहते हैं मुआवजा जो है उचित होना चाहिए, यानी जस्ट होना चाहिए। अब उचित कैसे हो? इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट का एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लायर मेथड। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर मेथड। इस मेथड में क्या है कि जो मुआवजा मिलेगा ना, वो उस आदमी की जो इनकम है, एनुअल इनकम, उसको उसकी आयु से आधारित जो फैक्टर है उससे गुणा कर देंगे, प्लस अन्य जो निश्चित राशि है वो उससे मिल जाएगी। इससे ये मुआवजा मिलता है। तो जब ये मुआवजा इनकम बेस्ड हो गया, तो आप खुद सोचो, जो व्यक्ति लाखों कमाता है और एक व्यक्ति कुछ नहीं कमाता, तो दोनों की क्या वैल्यू, जिंदगी की वैल्यू समान हुई? बिल्कुल भी समान नहीं हुई। तो ये तो इनकम पर आधारित हो गया। तो इनकम पर आधारित होगी तो दोनों की जिंदगी कैसे समान हुई? तो क्या एक गृहिणी जो घर में काम करती है, जो सारा दिन घर संभालती है, होम मेकर है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो समानता के आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ से चोट होती है। तो अब इसमें टकराव कहाँ आता है? ये देखो, इसमें दिया ही हुआ है, संवैधानिक टकराव है आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार, आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। भी ये कह रहे हैं भी गरिमा हर इंसान की होती है, चाहे वह सीईओ हो चाहे चपरासी हो। इसलिए मुआवजा जो है इसे एक विशेषाधिकार बना देता है। यानी मुआवजा किसी को, जो सीईओ है उसको तो बहुत मिल रहा है और चपरासी को कुछ नहीं मिलता। यानी कि ये अपने आप में एक जो क्या है, असमानता को दर्शा रहा है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए? देखो, अब इसके अंदर देखिए, एक निश्चित सॉल्यूशन जो अपने को बताए गए हैं कि एक निश्चित आधार राशि को सेट करना चाहिए, फिक्स्ड बेस अमाउंट को सेट कर लो। ठीक है, जैसे कि 10 से 15 लाख रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, जो कि जीवन के आंतरिक मूल्य को स्वीकार के लिए, और जो आय है, जो इनकम है, इसको एड ऑन के रूप में जोड़े। ठीक है, जो बेसिक राशि है उसको तो देना ही देना है, प्लस उसके ऊपर थोड़ा बहुत कोई आय जिसको है उसको एड ऑन के रूप में जोड़ दे, जिससे कि वित्तीय नुकसान को जोड़ा जा सके। और अन्य क्षेत्रों से सीखें। अन्य क्षेत्र जैसे जैसे रेलवे एक्ट हो गया, या कैरिज बॉय एयर एक्ट हो गया। इसमें क्या है, चाहे कोई कुछ भी हो, चाहे कोई सीईओ हो चाहे चपरासी हो, अगर रेलवे में, अगर मान लो कि रेलवे के अंदर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे 7-8 लाख रुपए, वही उसको मिलता है। ऐसे ही एयरवेज में भी अगर कुछ होता है तो उसमें भी उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ही मिलता है। उसमें ये फर्क नहीं किया जाता कि कौन सा है कौन सा नहीं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आपने क्या कर दिया? आपने अलग कर दिया। ठीक है। और दिल्ली हाईकोर्ट का मॉडल अपने, ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए मुआवजा। एक इन्होंने एक स्कीम बनाई है, MACAD स्कीम, मोटर मोटर एक्सीडेंट क्लेम एन्युटी डिपॉजिट। इसमें तकनीकी का उपयोग करते हैं और तुरंत मिलता है मुआवजा, आपको तुरंत मुआवजा दिया जाता है। तो ये आपको सॉल्यूशन बताए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चन बना के दे दिया है। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल है। अब देखो, 1 और 2 जनवरी दोनों के आर्टिकल एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आर्टिकल थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा एक साथ करोगे तो दोनों दिनों के आर्टिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। भारतीय जेलों में जाति, देखो, सुकन्या शांता
सुकन्या शांता जो है, इन्होंने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि भारतीय जेलों की दीवारों के पीछे आज भी जातिगत जो है भेदभाव आज भी जीवित है, ठीक है। और जो लुइस डिमोल्ट का जो सिद्धांत है शुद्धता और प्रदूषण, ये जेलों में आज भी अपनाई गई है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है इसमें, देखो भेदभाव कैसे होता है। देखो काम का जो बंटवारा है, काम के बंटवारे के अंदर ये बोला जाता है भी जो उच्च जाति के लोग हैं वो तो खाना पकाने का काम करेंगे, और निची जाति के जो लोग हैं, दलित हैं, वो उनको शौचालय की साफ सफाई वाला काम उनको दिया जाता है। इवन जो भोजन और जो बैरक है उसके अंदर भी क्या जाता है, उच्च जाति के लोगों को बढ़िया खाना मिलता है और अलग से बैरक मिलता है, ठीक है। कानूनी आधार आधार क्या दिया जा रहा है, ये देखो भी। इवन वहाँ पर जो मैनुअल लगा है ना, मतलब सुकांता संध्या ने ये जो सुकन्या शांता है, उन्होंने ये बताया है अपने रिपोर्ट में, जो मैनुअल लगे हैं ना वहाँ पर, जो जेल के अंदर मैनुअल लगा है, यानी वहाँ पर लिखा हुआ है, जो कानून लिखा हुआ है उसमें भी लिखा गया है कि आपको ऐसे ऐसे नीची जाति वाले लोग शौचालय साफ करेंगे, ऊपर जाति वाले लोगों को खाना मिलेगा। यानी आपके मैनुअल के अंदर ही ये बात गलत लिखी गई है, तो आप कैसे समानता का अधिकार वहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। आप देखो पंजाब पश्चिम बंगाल के जेल मैनुअल में स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है। अब देखो इसमें ऐतिहासिक रूप से क्या इसके हिस्टोरिकल रूट्स क्या है वो देख लेते हैं। अंग्रेजों के टाइम में देखो प्रिजन एक्ट बनाया था 1894 में, ठीक है। इन्होंने जाति को एक प्रशासनिक हथियार के रूप में यूज़ किया था। फिर जो लखनऊ जेल में रिपोर्ट थी, इसमें सिर्फ जो ब्राह्मण कैदी थे ना उनको नहाने और अलग खाने की अनुमति थी। फिर एक अपराधी जनजाति अधिनियम लाए थे, ठीक है। और उन्होंने कई जातियों को जन्म से अपराधी घोषित कर दिया, ठीक है। अभी इनको तो अपराधी एंट्री होते ही इनको अपराधी मान लेना है, ठीक है। लेकिन हालांकि आज़ादी के बाद में इनको डी नोटिफाइड कर दिया, और हम DNT कहते हैं इनको, डी नोटिफाइड कास्ट, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है, जनजाति हैं। फिर भी इनको क्या किया जाता है, हैबिचुअल अपराधी के रूप में माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर अंबेडकर का एक कोट दिया गया है, जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। ये वास्तव में एक अच्छा कोट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जाति केवल श्रम का विभाजन नहीं है, विश्रम ही विभाजित नहीं करते, इसमें क्या है, श्रमिकों का ही, इनको श्रमिकों को ही विभाजित कर देते हैं आपस में। अब देखो इसमें आगे क्या होता है, इसमें न्यायिक हस्तक्षेप होता है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है। देखो अब इसमें बोला जाता है कि ये जो प्रथा है ना, ये संविधान के अनुच्छेद 15, 17 यानी अस्पृश्यता, 15 भेदभाव, 17 अस्पृश्यता और 21 गरिमा और 23 बेगार, इन सब का उल्लंघन है। 15, 17, 21, 23 ये आपको याद करने हैं आर्टिकल 15, 17, 21 और 23, ठीक है। इन सब का क्या है, इन सब का उल्लंघन है। अब देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय में क्या एक्शन हुआ। सबसे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे सू मोटो ज्ञान ले लिया और जेल के नियमों को बदलने का आदेश दिया। इसके बाद में फिर बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सोचा भी यार ये तो वास्तव में बड़ा मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे क्या कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर लिया, और एक केस हुआ सुकन्या शांता बनाम भारत संघ, 2024 का ये केस है, ठीक है। और 10 राज्यों को जेल रजिस्टरों में जाति कॉलम, पता लगा कि 10 राज्यों में जो थे, ये जो वकील थे एस मुरलीधर, इन्होंने दलील दी थी कि 10 राज्यों में जेल रजिस्टरों में जाति का कॉलम मौजूद है जो भेदभाव का आधार बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन आया क्या, कि जेलों में जाति का आधार पर काम करना असंवैधानिक है, सभी राज्य अपने मैनुअल को चेंज कर लें और जाति कॉलम को पूरी तरह से हटाने का निर्देश दिया गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें बाद में फैसला आया है, और ये हमने आज ये आर्टिकल को पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में देखो एक आर्टिकल आया है भी पानी के डिवाइडेशन पर, पानी का विभाजन, इंदौर की विडंबना। इंदौर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि सबसे स्वच्छ शहर जो बार बार स्वच्छता की श्रेणी में प्रथम रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या विडंबना हुई है, देखिए वहाँ पर दूषित पानी पीने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो 14 लोग, जो अधिकारी का आंकड़ा 4 है कि मौत हो गई है, और 2000+ लोग इसमें बीमार पड़े हैं। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में भी ये सिर्फ सड़कों तक ही सीमित है क्या जो स्वच्छता है, ये पानी तक नहीं है, पानी जो बिल्कुल बेसिक नीड है, पानी तो एकदम बेसिक नीड है, तो पानी तक का क्या ये नहीं है आपकी भी पानी, स्वच्छ पानी प्राप्त किया जाए।
तो ये सब क्या है, सिस्टम की जो विफलता को दिखाता है, सिस्टम फेलियर को बताता है। अब क्या हुआ, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब लोग जो है वो ब्लेम गेम कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि ब्लेम करो, सब ब्लेम गेम के ऊपर चल रहे हैं इसके अंदर। जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि नई पाइपलाइन डाली थी तो उसकी वजह से वो जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। अब इसका मूल कारण क्या है, देखो पुरानी जो लीक हो रही पाइपें हैं उनके पास में सीवेज की लाइन है, ठीक है, और इससे गंदगी मिल जाती है उसके अंदर, और समय पर कोई जांच करता नहीं है। अब हकीकत क्या है, देखो रियलिटी ऑफ स्कीम अपने देख लेते हैं जो इसमें बताई गई है। अब देखो जल जीवन मिशन जो है ये हर व्यक्ति को 55 लीटर पानी देता है, ठीक है, 55 लीटर पानी देता है हर व्यक्ति को, ठीक है, लेकिन वो केवल क्वांटिटी पर विश्वास करता है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर कोई भी बात नहीं करता। और डेटा डेटा जो है वो भ्रामक है। एनएफएचएस कहता है कि 96% घरों में इम्प्रूव्ड सोर्स से पानी आता है। अब इम्प्रूव्ड सोर्स का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कि पानी की स्वच्छता से उसका कोई रिलेटेड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि पानी वहाँ पर बैक्टीरिया मुक्त पानी आता है या सुरक्षित पानी आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये डेटा का भ्रम दिया गया है। तो अब इस प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं लेना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलना, ये कब तक चलेगा। तो इसमें आगे राइटर बताते हैं कि क्या समाधान होना चाहिए। ये बताते हैं कि सबसे पहले तो आर्टिकल 21 जो है जीने का अधिकार, इसके तहत स्वच्छ जल के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाओ। माना ही हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही माना हुआ है, बनाओ नहीं पहले ही माना हुआ है, इसको अधिकार माना हुआ है। और जो इंदौर की घटना है ना वो इसका उल्लंघन है, ठीक है। तो वो बताते हैं क्या करना चाहिए, तो वो बोलते हैं सबसे पहले तो डिलीवरी पॉइंट पर ही जो जांच होनी चाहिए, यानी कि नल में ही जांच हो जानी चाहिए। भी उपभोक्ता है घर में जो पानी आता है ना, तो वहाँ पर जांच होनी चाहिए कि कैसे, ट्रीटमेंट प्लांट पर ही जांच नहीं हो, पाइपों के द्वारा आने के बाद में घर में कैसा पानी आ रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करो आप, ठीक है, भी कोई पाइपलाइन में लीक है या दबाव है उसको पता लगाओ। बुनियादी जो ढांचा है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करवाओ। जवाबदेही तय करो भाई, अधिकारियों की जवाबदेही तय करो भी, आप किसकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो ये सारे इसमें वे फॉरवर्ड आपको बताए जाते हैं। और नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो है कि जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर जो उपस्थिति है, अनिवार्य उपस्थिति, उसके ऊपर एक फैसला आया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है कि जो पहले जो अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जैसे 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, इस प्रकार के जो नियम हैं उनको वो बताते हैं कि पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो जो अनिवार्य उपस्थिति जो है उसको हाईकोर्ट ने बोला है कि ये शैक्षणिक दिवालियापन है, यानी पेडागोगिकल बैंक्रप्सी है। यानी आपके टीचर को जब पढ़ाना नहीं आता, इंटरेस्ट पैदा नहीं करना आता, तो जानबूझकर बच्चों को बिठाए रखने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं जो दबाव देने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वो फेल हो चुकी है। इस प्रकार की टिप्पणी आई है। तो अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ये बोलते हैं कि शिक्षा के जो एक पाउलो फ्रेरे नाम के विद्वान हैं, उनके अनुसार शिक्षा के दो मॉडल है। क्या मॉडल है, एक बैंकिंग मॉडल है और दूसरा डायलॉग मॉडल है। बैंकिंग मॉडल में क्या बोलते हैं कि जो छात्र का दिमाग है वो डिपॉजिट करता है ज्ञान को, और एक खाली बर्तन की तरह होता है, वो सुनता रहता है और आपने जो बता दिया उसको रटता रहता है, ठीक है। जबकि जो डायलॉग मॉडल है उसमें क्या मिलते हैं, उसमें जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है और वापस में एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, आलोचनात्मक तरीके से उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसमें एनालिसिस किया जाता है, क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है। इस प्रकार के मॉडल की हमको ज़रूरत है, जबकि भारत में अभी बैंकिंग मॉडल लागू है, ठीक है। तो अब आगे बोलते हैं कि आगे वास्तविकता क्या है, भविष्य की क्या राय है। तो अभी वास्तविक समस्याएं तो ये है कि सबसे पहले जो नौकरशाही है ना उसका दबदबा है, सिलेबस शिक्षक नहीं बनाते, वे प्रशासक बनाते हैं भी। और ऑटोनॉमी की कमी है, यानी कि जो बौद्धिक रूप से कोई भी अपनी किसी बात के लिए असहमति नहीं जता सकता, स्वायत्ता नहीं है उनके पास में, ठीक है। और जो बच्चे हैं ना उनको बच्चा, छात्रों को बच्चा समझा जाता है, उनको बोलते हैं कि आपकी कोई बौद्धिक स्वायत्ता, उनका कोई भी, उनकी कोई जो बात है उसको सुना नहीं जाता है। तो अब इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया, इससे क्या फ़ायदे होंगे। देखो एक तो जो शिक्षक हैं वो खाली क्लास खाली होने के डर से जो वो क्या करेंगे, अच्छे तरीके खोजेंगे कि हम किस तरीके से अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं ताकि बच्चे हमारी क्लास में आके बैठें,
ठीक है, यानी बैठना कोई ज़रूरी नहीं है, अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, भी अब जो छात्र है ना, वो डर से नहीं बैठेंगे क्लास में, ये बैठेंगे कि हाँ आज तो भैया कुछ अच्छा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और तीसरी जो बात है, जो विश्वविद्यालय है उसका सही जो मोटो है, यानी केवल सूचना देना उसका काम नहीं है, उसका काम है डिस्कवरी करना, खोज करना। इस काम को सही तरीके से वो कर पाएगी। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, और आज के लिए बस इतना ही आर्टिकल थे। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और आपको अब लगातार आर्टिकल इस पे मिलते रहेंगे, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।